जिसके आधार से वास्तव में ये योग प्रसिद्ध भी हुआ, तो पतंजलि मुनि ने कुछ सूत्र दिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 84 योग के सूत्र है। वो अगर 84 सूत्रों को भी हम पढ़े, मैंने कई बार उसको पढ़ा है, जब हम इन सूत्रों को भी पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतर देखा गया है कि जो सारी बातें हैं वह ऐसी बातें हैं कि जिससे व्यक्ति का इनर डेवलपमेंट हो। उसमें जो सारी बातें हैं वह अंतर विकास की बातें हैं। वो जो सारे सूत्र है उसमें से करीब 2-3 सूत्रों में ही उन्होंने आसन की बात की है, उसके 2 है उसमें प्राणायाम की बात की है, और सारे के सारे सूत्र जो है वह वास्तव में जीवन परिवर्तन से संबंधित है। जो सारे के सारे सूत्र है वह हमारे जीवन में चिंतन से संबंधित है कि अगर हम कैसा हमें जीवन जीना है। एक तो मैं उसकी गहराई में नहीं जाता हूं, परंतु ये बताना चाहता हूं योग वो फिजिकल नहीं है। अभी अभी भी मैं देख रहा था, टीवी में भी आ रहा था, क्योंकि कल योग दिवस है, तो सभी सेलिब्रिटीज ये बता रहे थे यह है कि तन का फायदा तो ये मन का भी फायदा है, आध्यात्मिक उन्नति भी इसके अंदर है, इसमें हार्मनी भी है। तो वह तब होगा कि जब योग को भी सही रूप से समझा जाए। आज सही रूप से इसको समझा ही नहीं गया है। थोड़ा सा अगर फिजिक्स की भी बात करें तो फिजिक्स में भी ये बात है, एक पूरा है जिसको कहा है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत है जिसको कहा है इंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का ये अर्थ है कि अगर एक एटम बॉम्बे में है और दूसरा एटम लंदन में है, वो दोनों को अगर एंटेंगल किया जाए और अगर ये सिर्फ पता चले कि जो एटम लंदन में है वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो एटम बॉम्बे में है वो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको पक्का कह सकते। तो ये कहा कि भी यह फिजिक्स का सिद्धांत है। तो ऐसे ही हम अगर अध्यात्म का सिद्धांत देखें कि योग में हमें परमात्मा के साथ एंटेंगल करना है, और जब हम परमात्मा के साथ एंटेंगल करते हैं तो ये पक्का है। You're sleeping upstairs. Yeah, a little bit. I went going walking. Third, fourth time now. Don't go walking now. What are you doing? Deepika, your mic is on. Deepika, your mic is on. Sorry. कि जब परमात्मा शांति के सागर है, उनसे इंटेंगल हुए तो ऑटोमेटिक आत्मा भी शांति को एक्सपीरियंस करती है। परमात्मा पवित्रता के सागर है तो ऑटोमेटिक आत्मा पवित्रता को एक्सपीरियंस करती है। तो कहेंगे कि ये 100% साइंटिफिक है। अब क्वांटम फिजिक्स के लिए और एक गहरी बात कही गई है ना, इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूं। जो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, उन्होंने एक बात ये कही कि क्वांटम फिजिक्स को कोई नहीं समझता है। उसने कहा मैं भी नहीं समझता, कोई नहीं समझता है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भी अगर क्वांटम फिजिक्स को कोई समझता नहीं है
तब इसको इतना गहरा साइंस कैसे मानते हैं? तब फिर मैं आगे और पढ़ रहा था तो और एक साइंटिस्ट की बात सामने आई। उन्होंने ये कहा कि क्वांटम फिजिक्स को समझना मुश्किल नहीं है। थोड़ा जो साइंटिस्ट है उसको उसमें अपनी बुद्धि को लगाए तो क्वांटम फिजिक्स को समझ सकते हैं, परंतु क्वांटम फिनोमिनॉन जो हो रही है वो क्वांटम फिनोमिनॉन को कहते हैं कि एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि भी ऐसा भी होता है। जैसे क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत है क्वांटम जंप। क्वांटम जंप का अर्थ है कि अगर मुझे समझो कि भी बॉम्बे से लंदन जाना है तो कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, चाहे मैं प्लेन में जाऊं, शी से जाऊं, कोई भी और रास्ते से जाऊं, परंतु जब तक मैं वह रास्ता क्रॉस नहीं करूंगा लंदन नहीं पहुंच सकता हूं। परंतु साइंटिस्टों ने देखा कि एक परमाणु इस मिली सेकेंड बॉम्बे में होता है, वो दूसरे मिली सेकेंड लंदन में मिलता है। उन्होंने ये पाया कि उसने इस रास्ते को क्रॉस नहीं किया, उसी को ये टर्म दिया कि क्वांटम जंप। तो ऐसे ही योग के द्वारा सचमुच स्वास्थ्य में भी हम क्वांटम जंप कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक पूरा लेक्चर है जिसका नाम है क्वांटम हीलिंग। ये यूट्यूब में भी आप कोई नाम टाइप करेगा तो मिल जाएगा कि भी क्वांटम हीलिंग क्या है कि भी एक सेकंड में कि भी अभी कोई व्यक्ति समझो कि हार्ट डिजीज से बीमार है और बस एक सेकंड में वो ठीक हो जाए उससे, और कोई डिप्रेशन का मरीज है वो तुरंत ठीक हो जाए। ये सचमुच योग से होता है। ये कैसे होता है योग से? क्योंकि योग से जो मूल चीज है जिसको कहेंगे कि जो ब्लॉक है वह इस बीमारी को निर्माण करता है ना। एक उदाहरण देना चाहूंगा, बल्कि ये योग से नहीं हुआ, ये आम हुआ, परंतु इससे भी बहुत अच्छी तरह से योग से हो सकता है। मेरी एक मित्र है कि जो बिजनेसमैन है, उनका एक पार्टनर उनको करोड़ों रुपये का दगा देकर के भाग गया। तो उनके मन में बहुत वो फीलिंग थी, उनके मन में उसके प्रति बहुत गुस्सा था, वो बदला भी लेना चाहते थे बहुत कुछ। तो उसी दौरान उन्होंने देखा कि उनको हार्ट में ब्लॉक्स आ गए। फिर बहुत कोशिश की, डॉक्टरों ने तो यही कहा कि तुमको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन वो बाईपास सर्जरी करना नहीं चाहते थे। तो और कहीं अल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट्स होती है उसका सहारा लेने लगे। ऐसे एक बार उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया। उस सेमिनार में ये अच्छी तरह से वक्ता ने बताया कि माफ नहीं करने की मनोदशा में व्यक्ति को हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं, व्यक्ति को हार्ट में ब्लॉक्स भी हो सकते हैं अगर किसी की ऐसी मनोदशा हो कि जिसमें वो किसी को माफ नहीं कर पा रहा है। तो जैसे उसको लगा कि मुझे एकदम शॉक लग गया, सर मैंने ही व्यक्ति को मैंने कभी भी माफ नहीं किया है, आज भी शायद मेरे अंदर वो है और हो सकता है उसी से मुझे हार्ट डिजीज हुआ। उन्होंने वो भी पूरा बताया कि कैसे हमें अनकंडीशनली माफी देनी है। ये भी समझाया कि भी माफ करने में हमारा ही फायदा है। माफ जब हम किसी को करते तो वो व्यक्ति का बहुत फायदा नहीं, आपका फायदा है। उन्होंने बहुत ही अच्छा सा इमोशनल उदाहरण दिया कि जब आप किसी को माफ करते हो तो एक व्यक्ति को जेल से मुक्त करते हो, और वह व्यक्ति आप स्वयं हो।
वो भी उसको सचमुच ये बातें इतनी, वो खुद सुनाते हैं, ये बात उन्होंने मुझे सुनाई है, कहते कि ये बातें मुझे इतनी असर कर गई कि मैंने दिन रात उस पर सोचा, इमोशनली सोचा, और कहते बस तुरंत 1-2 दिन में तो जैसे लगा कि मैं एकदम ठीक हो गया, जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ता था, पेन नहीं होता था, ऐसे वैसे। फिर तो उनको लगा कि शायद मैं ठीक हो गया, और उन्होंने जाकर के वापस जो है वो एंजियोग्राम कराया, तो जैसे हार्ट में ब्लॉक था ही। तो एक प्रकार से ये कहेंगे कि यह है क्वांटम हीलिंग, यह है, और यह योग में तो और जल्दी हो सकता है कि जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो तब वह नेचुरली होता है। तो इन्होंने कुछ सीखा, साइकोलॉजी को पढ़ा, ऐसा कुछ हुआ और हुआ। जब व्यक्ति योग का अभ्यास करने लगता है तो यह बात तो बहुत ही ऑटोमेटिकली हो सकती है। उल्टा योग के अभ्यास में तो क्या होता है कि भाई कुछ प्रेजेंट लाइफ का है, तब तो हम साइकोथेरेपी के द्वारा भी उसको कुछ कुछ अलग अलग तरीके से ठीक कर सकते हैं। परंतु योग में तो कोई पास्ट बर्थ की भी बात है कि जो शायद आपको याद भी नहीं है, न ही आपको याद आ सकती है। तो उस प्रकार के जो ब्लॉक्स है, वह ब्लॉक्स भी आपके ठीक हो सकते हैं। नहीं कैसे, है ना? अभी अभी जो लोग भी सुन रहे हैं, आप अगर एक छोटा सा, मैं आपको नहीं एक एक कहेंगे, एक छोटी सी क्रिया है, आप छोटी सी क्रिया करेंगे तो नहीं, मतलब एक एक्टिव सिंपल सी एक्टिविटी है, अगर आप करके देखो तो जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो बहुत ही स्पष्ट होगी। कि आपको क्या करना है कि भी शरीर में कुछ ना कुछ सेंसेशन हमको होते ही है, जैसे कि भी सर में कुछ खुजलाने का मन होता है और कुछ हो रहा है, कहीं कुछ सेंसेशन हो रहा है, कुछ क्रॉलिंग सेंसेशन हो रहा है, कहीं कुछ गर्म लग रहा है, कुछ ठंडा लग रहा है, ऐसा कुछ भी एक सिंपल सेंसेशन, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सिंपल सी संवेदना हो, तो उस संवेदना को चूज करना है और फिर उसको एकदम डिटैच होकर के उसे फील करो। न कुछ अच्छा है न बुरा है ना, उसको जज नहीं करना है, उसको एनालिसिस नहीं करना है, ये भी नहीं सोचो कि वो खत्म हो जाए या बढ़े, क्यों है, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एकदम डिटैच होकर के उस फीलिंग को अनुभव करो। समझ गए सब? थोड़ा सा देखो, कर करके देखो, जो लोग भी सुन रहे हैं, बस थोड़ा भी, बस आप देखो 1 मिनट भी कोई भी ऐसी संवेदना को चूज करो और फिर उसको एकदम डिटैच होकर के आप फील करो कि ना कुछ अच्छा है न बुरा है, बस जैसा भी है उसको एकदम साक्षी भाव से देखो। बस एकदम साक्षी भाव से देखो। अच्छा किया, किया सभी ने? क्या हुआ? जो लोग भी जुड़े बता सकते क्या हुआ, किया किसी ने? अच्छा ओके, चलो रिस्पॉन्स नहीं है तो चलेगा। अगर आपने अच्छे से किया हो तो, और नहीं किया है तो करना, है ना? ये बहुत किया ही ब्रदर, पर ज्यादा टाइम चाहिए ना करने के लिए। नहीं, इतना में भी शायद हो सकता था अगर आप अच्छे से करते। चलो फिर से करना, हो सकता है अभी टाइम कम था, इतने में भी शायद होता नहीं। कई बार हम सेमिनार में कराते, कुछ लोगों को उसका रिजल्ट मिलता है कि अगर हम अच्छे से करें ना
तो वो सेंसेशन खत्म हो जाता है। हो सकता जब है हम कि हाँ, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि कहीं खुजलाने को मन करता है, तो नहीं, लेकिन उसको स्टॉप करना है। नहीं, तभी सपोज खुजलाओ नहीं, एकदम हाँ, डिटैच होकर के उसको फील करो, जैसा है वैसा है। अच्छा कभी नहीं कि वो खत्म हो जाए, कब खत्म होगा, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। एकदम डिटैच होकर के उसको फील करो। हम्म। अगर आप डिटैच होकर के फील करेंगे तो आप पाएंगे, भले शायद वो बढ़ेगा, पहले वो यहाँ से हम्म। यहाँ ऐसे जा सकता है, परंतु हम्म। अल्टीमेटली वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा। सिर्फ ने प्रैक्टिस की बात है, थोड़ा आप करके देखना। करेंगे करेंगे। भले सिंपल सी बात है, परंतु योग में क्या होता है, जब हम नियमित रूप से योग करते हैं, है ना, अच्छा योग करते हैं, जब उस स्थिति में आप तल्लीन हो जाते थोड़ी देर में, तो बहुत सारी चीजें है ना अंतर मन से बाहर आती है। हो सकता है पूर्व जन्म की भी कुछ बातें ना वो बाहर आती है, परंतु अगर आप वो डिटैच स्थिति में है तो वह समाप्त हो जाएगी। अच्छा। जब आप आमतौर पर डे टू डे एक्टिविटी में तो आप पर प्रभाव डालेगी, हो सकता है आपको याद नहीं आया, लेकिन कभी आपको डिस्टर्ब कर दे, मूड ऑफ कर दे, गुस्सा ला सकती है, कुछ शारीरिक प्रभाव भी डाल सकती है। तो जब आप योग में है ना, तो वो आया और चला गया, क्योंकि आप तल्लीनता की स्थिति में है। तो वो कहेंगे कि पास्ट बर्थ की भी कोई बात हो सकती, उसका भी प्रभाव समाप्त हो गया। समझो प्रतिदिन आप एक बार आधा घंटा कोई योग करता है, उसमें 5 मिनट भी उसकी ऐसी स्थिति बनी, तो ये प्रभाव कम 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 होते होते कोई पास्ट बर्थ की भी ऐसी बात है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तो है ना, इतना गहरा प्रभाव वास्तव में योग का है। बल उसका अभ्यास की जरूरत है। अभी तो मैंने थोड़ा सा ही समझाया, हमें एक गहराई से इस चीज को समझना है। ये जो मैं बता रहा हूं उसका महत्व बताना चाहता हूं, क्योंकि जब एक व्यक्ति इंपॉर्टेंस को समझता है तब वो लगातार करता है। जैसे अभी मैं भी करीब 43 ईयर्स से मेडिटेशन करता हूँ, आप में से क्यों नहीं 50 साल भी किया होगा, उससे भी ज्यादा लोगों ने किया है। तो जब हम नियमित उसको करते हैं तब वह स्थिति बनती है। भले आवश्यकता नहीं है कि ये ना कोई सोचे कि अरे हमको भी इतने साल करना पड़ेगा, वो इफेक्ट आपको 10 दिन में भी आ जाएगी। परंतु यहाँ भाव यह है कि हमें नियमित उसको करना है, और यह सिर्फ कोई फिजिकल चीज नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात कि जब ये जो योग का, मैंने तो सबसे गहराई वाली बात बताई, अभी थोड़ा एक मैं मीडियम वाली बात बता। इसमें मीडियम बात यह है कि मनोविज्ञान भी आज मानता है कि जो अधिकतर बीमारियां हैं उसका कारण है कि संबंधों में अनबन है। आज जो भी हमारे संबंध है, माता पिता के साथ संबंध है, बच्चों के साथ संबंध है, पति पत्नी के संबंध है, भाई बहन के संबंध है, उसमें जहां डिससेटिस्फैक्शन है तो वो डिससेटिस्फैक्शन बीमारियों को निर्माण कर रहा है। परंतु जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो सभी संबंधों का प्यार है वो परमात्मा से प्यार प्राप्त करते हैं, और जब सब संबंधों का प्यार परमात्मा से प्राप्त होता है तब हमारे संबंध तो है ही, परंतु वहां से अपेक्षा समाप्त हो जाती है। आज ये हुआ है कि हमारी अपेक्षा होती है कि ये मेरे पिता है, उनको मेरे साथ ऐसा ऐसा करना है, ये मेरा बेटा है, उसको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। परंतु जो नियमित रूप से योग करता है वह जहां तक वो प्यार की बात है
वो पूरा उसका आधार है, वो परमात्मा बन जाते हैं। और क्योंकि परमात्मा हमारे से कोई अपेक्षा नहीं रखते, परमात्मा का जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं। परमात्मा हम जो है, जैसे है, हमें स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भी वो सभी संबंधों का जो सेटिस्फैक्शन हम कहें, उसका हमें अनुभव होता है, और वह बीमारियां होगी ही नहीं। और अगर कोई हमें शारीरिक या तो मानसिक बीमारियां भी हुई है तो वह भी समाप्त हो जाती है। और थोड़ा सुपरफिशियल भी हमारे कहते हैं कि बीमारियां विचारों से भी होती है। आज थॉट्स भी बीमारियां निर्माण करता है, विशेष रूप से बच्चे और बूढ़े। आप देखना, कई बार बच्चों को स्कूल नहीं जाना है तो उसको पेट में दर्द हो जाएगा, सचमुच दर्द होगा, वो झूठ नहीं बोल रहा है। हो सकता है उसको स्कूल में नहीं जाना, उसको बुखार भी आ जाएगा, उसका टेम्परेचर भी आपको मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ गया, परंतु बात वो मन की है कि उसको नहीं जाना है। आज बूढ़े जब बीमार होते हैं, उसके पीछे का मनोविज्ञान ऐसा है कि वो सोचते हैं कि जब हम स्वस्थ होते तो कोई पूछता नहीं है, कोई हमारे कमरे में आता नहीं, हमको पूछता नहीं है। परंतु जब हम बीमार होते हैं तो लोग बहुत पूछने को आते हैं। तो बल वो शायद कॉन्शियसली जागृत भी से ऐसा सोच नहीं रहे, परंतु उनका अंतर्मन ऐसा सोचता है कि जब हम बीमार होते हैं तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लोग हमको पूछते हैं, और हो सकता है कि सबकॉन्शियसली ही वो बीमार हो जाते। इवन ये तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति को कैंसर हुआ और उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो वो काफी अच्छा हो जाता, ऑलमोस्ट ठीक हो जाता था। लेकिन जब एकदम ठीक होके वापस जॉब पे जाने की बात होती तो उसको वापस कैंसर हो जाता। तो डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा 2 बार हुआ कि जब वो एकदम ठीक हुआ, वापस जाने के बाद क्यों वापस कैंसर हो गया। और वो मनोविज्ञान को भी थोड़ा मानने वाले थे, तो उन्होंने ज्यादा वो इसकी गहराई में गए कि भी इसके मन में क्या है जानना चाहिए, जो आमतौर पर नहीं होता है। कभी किसको कैंसर हो तो किसी के मन में क्या चल रहा है कोई पूछता नहीं, परंतु वो डॉक्टर ने वो थोड़ा गहराई में जाके उससे पूरा पूछा भी कि कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, जब कैंसर हुआ तो क्या हुआ। तो उनको पता चला कि इसे ना जॉब का बहुत बर्डन था, इतना ज्यादा उसको वर्क प्रेशर था कि बात मत पूछो। और वर्क प्रेशर में उसके मन में ऐसा विचार आया था कि भाई इससे तो अच्छा है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाए और जॉब पे जाना ही नहीं पड़े, तो अच्छा है। और उसी दौरान उसको कैंसर हो गया। और जब भी वो अच्छा होता था तो वापस यही बात आती थी कि अभी तो जॉब पे जाना पड़ेगा। तो कहेंगे कि उसका मन वापस वो बीमारी को निर्माण कर देता। बल हर किस्से में वो इतना डिस्टिंक्ट नहीं होता है, परंतु हर किस्से में मन की भूमिका तो बहुत ही गहरी है। और हर किस्से में मन का अगर सही उपयोग किया जाए तो हम बड़े से बड़ी बीमारी से भी मुक्त हो सकते हैं। एक बच्चे को कैंसर हुआ, ब्रेन में उसको कैंसर हुआ, और उसके जो डॉक्टर थे वह भी इस बात को मानने वाले थे कि मन के द्वारा भी हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा, और सब ट्रीटमेंट भी की गई,
उन्होंने सोचा कि हम एक प्रयोग करते हैं। वो बच्चे को कहा कि बेटे देखो तुम वीडियो गेम खेलते हो ना। उसने कहा हाँ हाँ मैं वीडियो गेम खेलता हूँ। उसको कहा कि देखो तू मेरा रोज दिन में 4 बार वीडियो गेम खेलना और ये सोचना कि तुम्हारे में जो कैंसर, उसको दिखाया कि देखो तुम्हारे ब्रेन में यहाँ यहाँ MRI में बताया कि देखो यहाँ तुमको कैंसर है, यहाँ पर कैंसर है। कहा कि तुम रोज दिन में 3 बार वीडियो गेम खेलना और ये सोचना कि ये सारे कैंसर के सेल्स तुम्हारे मर रहे। तो बच्चे को तो मजा आ गया। दिन में 10 बार वीडियो गेम खेलने लगा। फ्री था, स्कूल में भी नहीं जाना था, कैंसर हो गया था। दिन में 10 बार वीडियो गेम खेलने लगा कि मेरे कैंसर सेल मर रहे, मेरे कैंसर सेल मर रहे। करीब 3-4 सप्ताह के बाद उसने एक दिन अपनी माँ को कहा कि मॉम लगता है कि मेरे सब कैंसर के सेल्स मर गए। उन्होंने जाकर के MRI कराई तो कैंसर गायब। डॉक्टर को भी लगा कि देखो क्योंकि बच्चे को तो विश्वास था भी ऐसा क्यों हुआ। एक तो उसने अच्छे से किया और बच्चों को फेथ होता है ना। बड़ों को अगर बताया जाए तो बड़ा व्यक्ति इस बात को फेथ नहीं करेगा, लेकिन बच्चों को फेथ होता है। उसने फेथ के साथ ये पूरा विजुअलाइजेशन किया तो उसका कैंसर भी ठीक हो गया, है ना। तो जो योग की प्रक्रिया भी सारी है, स्पेशली राजयोग, कि जिसमें हम विचारों को टर्न करते हैं, तो उससे तो जो और बीमारियां हमारी एसिडिटी, हेडेक, ये सब तो मामूली है। उस पर विजय प्राप्त करना तो बहुत सहज है। ठीक है ना। हाँ, कुछ पूछना है आपको? जो लोग भी जुड़े अगर कुछ पूछना चाहे तो फिर मैं उस पर आपको थोड़ा और बताता। नहीं भाई मजा आ रहा है, आप बताइए। सुनना। अच्छा, और कितना टाइम है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। टाइम है भाई, अभी तो 5 हो जाने। 45 मिनट्स बोले ना सर, और कितना टाइम है? आप बताइए सर, अब 30 मिनट, आधा घंटा तक बता सकते हैं। हाफ एन आवर भाई साहब। चलेगा। अच्छा, ओके वी आर एंजॉयिंग भाई। या ओके अच्छा ओके। तो और थोड़ा अगर गहराई में जाना हो तो जैसे ये बात मैंने पूरी बताई ना कि भाई अभी हम फिजिकल पार्ट को छोड़ देते हैं। योग है ना, वो गहराई है वास्तव में, वो फिजिकल बात वास्तव में नहीं है। बल जैसे पतंजलि योग की भी बात करें तो प्रिपरेशन के लिए ठीक है। फिर उन्होंने भी जो प्रत्याहार की बात की है उसका मतलब है कि मैं डिटैच होना। योग में आपको और सब चीजों से ग्रेजुअली डिटैच हो जाओ और वहां पर कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको डिटैच करती है। ऐसे कई बार देखा गया है कि भी अच्छे लोग, जो अच्छे योगी है ना, वह भी प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते। एक है ना, बाइबल में भी आया गया है एक एग्जाम्पल, कहते हैं सोलोमन इफेक्ट। कि सोलोमन नाम का एक कैरेक्टर है कि जो औरों को एडवाइस बहुत अच्छी देता है लेकिन खुद फॉलो नहीं कर पाता। ये पूरी बाइबल में कहते हैं ऐसी कहानी है। तो वो हमको भी चेक करना है कि क्या हम औरों को बता रहे हैं परंतु हम फॉलो करते हैं या नहीं। और हमको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना वह तो है हमारी अंदर की अवस्था। बाह्य व्यक्ति के पास कितना भी है ना, वो कितना भी फेमस है, उसके पास कितने भी पैसे है, परंतु उसको अगर अंदर में खुश नहीं है तो वो दुखी है। और इसके 2 पावरफुल एग्जाम्पल दे सकते। इंटरनेशनल एग्जाम्पल देना हो तो माइकल जैक्सन। कि आप में से कोई ने सुना भी होगा कि जब माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई है ना,
और उसका जब कहते कि ऑटोप्सी की गई तो उसके पेट में से एक भी अन्न का दाना नहीं मिला, सारे ड्रग्स ही ड्रग्स मिले। इतने सारे ड्रग्स मिले कि वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, आए कहां से। उसने डॉक्टर को हायर किया था, 24 घंटा उसके साथ वो डॉक्टर रहता था। तो उस डॉक्टर पर इल्जाम लगे, वो डॉक्टर को 4 साल की सजा हुई। बोले उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं मैंने नहीं दिया, वो तो खुद लेते थे, मैंने सब ड्रग्स नहीं दिए। लेकिन तो भी वो कोर्ट ने नहीं माना, बोला कि तुम उसके साथ थे, कैसे सारे ड्रग्स उसके पेट में गए, और वो डॉक्टर को सजा हुई। तो कहेंगे कि भी इतना पैसा था, इतने फॉलोइंग थे, लोग उसके पीछे पागल थे। लेकिन उसकी साइकोलॉजी को बताते हैं कि उसके अगर लाइफ को हम स्टडी करें तो ये बात आती है कि जब वो छोटा था तब से ही वो अच्छा गाता था, उसका डांस भी अच्छा था। तो उसके फादर ने क्या किया था कि भाई इनकम वो इसलिए बचपन से ही है ना उसको कमाई के पीछे लगा दिया, और बड़े होने के बाद उसको हमेशा ये रहा कि मेरा बचपन खत्म हो गया। उसको अंदर में ये हो रहा था कि भाई मैं चाहे तो 1000 करोड़ दे दूं, कोई मुझे बचपन का सुख दे दे वापस। और उस बात को लेकर के वो इतना दुखी था कि भी ड्रग्स के ऊपर ड्रग्स लेने लगा। तो ऐसे कि अंदर में जब व्यक्ति सुखी नहीं तो बाहर की बात कोई भी काम की ना, बाहर का कुछ भी चीज अपने को हेल्पफुल नहीं हो सकती। और आप इंडियन एक सीनियर भी राजेश खन्ना की, जिसको हम भारत की जो फिल्में है ना, यहाँ का बॉलीवुड का फर्स्ट सुपरस्टार मानते हैं। लेकिन और इतना कहते हैं कि भी उसको देखने के लिए तो लोगों की भीड़ लग जाती थी, इससे बहुत सारी चीजें हैं। परंतु क्योंकि वो अंदर से हैप्पी नहीं था, तो अंदर से खुश नहीं था, तो इसलिए शराब पीता। एक तो अहंकार में आ गया, तो दूसरा कंपैरिजन में भी आया कि भाई दूसरे किसको थोड़ा भी ज्यादा वो एप्रिसिएशन मिलता था तो वो दुखी होकर शराब पीता था। ऐसे एक उदाहरण सुनाते थे कि भाई अमिताभ बच्चन थोड़ा बाद में आए, लेकिन एक बार वो दोनों कहीं खड़े थे तो बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन के पास गए, उसके पास लोग नहीं गए। तो इतना डिस्टर्ब हुआ कि घर जाके उसने खूब शराब पी। तो ऐसे जो लोग अंदर से सुखी नहीं है, या तो जो अंदर से अपने आप को ठीक नहीं रखते, क्योंकि जो भी चीजें कामयाबी कहो, पैसा कहो, और कोई चीज को सदा के लिए टिकने वाली नहीं, तो तब आप डिस्टर्ब होते हैं और फिर उल्टा आप कहेंगे कि डिप्रेशन की ओर जाएंगे, बहुत सारी आपकी बीमारियां हो जाएगी। और मेडिटेशन क्या सिखाता है कि जिसको कहा है इनसाइड आउट अप्रोच, कि हमको एक्चुअली अंदर से सुखी होना है। जब हम अंदर से सुखी है और जब व्यक्ति ये देखता है कि अंदर में मेरी क्या कमियां हैं, उसको मुझे दूर करना है से ना, बाहर से लोग आपको अच्छा मानते हैं। उल्टा जब लोग आपको बाह्य रूप से अच्छा मानते हैं, आपको प्रसिद्धि मिलती है, तो उल्टा ज्यादा अंदर में हमें देखना चाहिए। अंदर मुड़ के हमें ज्यादा अपनी जांच करनी चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। और जैसे भी साइकोथेरेपी हम करते हैं तो वो क्लाइंट को या पेशेंट को डॉक्टर को बोलना पड़ता है। योग में आपको किसी को बोलना नहीं, आपको खुद एक्सेप्ट करना है और भगवान को बोलना है। तो खुद को तो एक्सेप्ट करना बहुत इजी है, डॉक्टर को बोलना मुश्किल है, क्योंकि डर होता है कि डॉक्टर बोल देगा तो। पर
खुद को तो एक्सेप्ट करना इजी है, परमात्मा किसको बोलने वाले नहीं है। तो वो सचमुच एक्सेप्ट करो और ये सोचो कि वो जो इंटरनल चेंज है ना वह काम में आने। यदि एक उदाहरण सोचना हो, कभी भारत में वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई, परंतु वो आत्मा को थोड़ी मालूम है। एक्चुअली उनका जीवन तो क्योंकि जब वो थे खुद, तब उन्होंने कितना सुख का अनुभव किया, तब उन्होंने अंदर में कितना अच्छा फील किया, कितना भरपूरता का अनुभव किया, वह इम्पोर्टेंट है। वैसे हमको भी ये सोचना है कि भाई जैसे आप लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अंदर में कितना अच्छा अनुभव करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। या तो सब मेरे बारे में लोग खराब भी सोचते, परंतु मैं अगर अंदर में अपने बारे में अच्छा अनुभव करता हूँ तो वह मेरी प्राप्ति है, और ये अपने कंट्रोल में है। यह जो चीज है वो और किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो हम सभी हमारे कंट्रोल में है, और इसका आधार कोई बाह्य चीज नहीं है। इसका पूरा आधार हमारा योग है, हमारा अभ्यास है। तो मैं पूरा कहूंगा कि योग दिवस पर हम जो सच्चे अर्थ में योग करना चाहते हैं, हमको ये अभ्यास करना चाहिए। तो जो पूरी प्राप्ति होनी चाहिए वह प्राप्ति हो। ओम शांति, ओम शांति। जी आप कुछ पूछना भी? ओके, जी हाँ, थैंक यू। इस सवेरे मेरा और सेशन है, अर्ली मॉर्निंग से सेशन शुरू हो गया। और जी ठीक है ना। ओम शांति भाई एक मेरा प्रश्न है भाई। हमारी सिस्टर भी आ गई हैं। भाई एक प्रश्न है, जैसे मैं सोती हूँ तो मेरा माइंड ऐसे चलता जैसे सोता ही नहीं। सुबह उठती हूँ तो लगता है कुछ माइंड में चल रहा है, सो ही नहीं पा रहे। ये इससे मैं परेशान। नहीं, अभी देखना है कि आप डिटैच नहीं होते। एक तो जो ये मैंने सारी बातें बताई ना, उन सब से ये सोचना है कि हमको ना अंदर से एक सेटिस्फेक्शन को लाना है। कम सोचो लाइफ में, क्योंकि जब आप सोते हैं तो सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, और अगर सबकॉन्शियस में बहुत कुछ है ना तो चलेगा फिर। तो इसलिए सबकॉन्शियस को है ना अंदर में जब संतुष्ट हो जाओ। ये बोले परमात्मा को हमने पहचान लिया, सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। एक अंदर में वो स्थिति आ गई ना, तो क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस शांत होगा। सबकॉन्शियस शांत होगा तो ऑटोमेटिक वो जो विचार है ना वो कम चलेंगे नींद में। दूसरा एक अभ्यास करना चाहिए कि थोड़ा है ना गहरी नींद में जाना है। उसके कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। एक तो है ना भाई मोबाइल को यूज नहीं करना है। ये जो है ना उसमें ब्लू रेज बहुत हार्मफुल है। लास्ट के एटलीस्ट 2-3 घंटे मोबाइल को साइड में रख दो। इंटरनेट के आदि जो ब्लू रेज है ना वो आंखों के लिए, ब्रेन के लिए अच्छे नहीं है। मैं भी दिन भर यूज करो, रात को एंड में यूज नहीं करो। और जब सोते ना पूरा अंधेरा करके सो जाओ, और एक डिटैच होकर के सो, निश्चिंत होके सो जाओ, कि जिससे भी अगर गहरी नींद आएगी ना तो फिर आप फ्रेश होकर के उठेंगे। ऐसी और भी चीजें, एटलीस्ट इतना तो कम से कम करना ही है। एक भैया, एक भाई साहब, एक क्या होता है कि हमको ना ब्रेकफास्ट, हम 3:30 उठते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं, पर ब्रेकफास्ट के बाद फिर हमको नींद आना चालू होता है, फिर लंच के बाद को नींद आता है, तो उसको उसका क्या उपाय है? एक्चुअली ना जैसे जो हमारी योगिक लाइफस्टाइल है, अपनी वो रात की नींद है ना वो कम है। अच्छा।
तो ये हो सकता है कि जल्दी सो जाओ, जैसे मैं ना 9 बजे तो सो जाता हूँ अधिकतर। इन सब अच्छा, पॉसिबल नहीं, भी मेरी लाइफस्टाइल है, मेरे लिए पॉसिबल है। क्योंकि नहीं मैं भी कर सकती नहीं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, हम सबको बोलेंगे तो हूँ। नहीं सकते। नहीं, क्योंकि 9 बजे सो जाते तो 3:30 4 बजे ऑटोमेटिक उठते, अलार्म की जरूरत नहीं है ना, विदाउट अलार्म भी उठ जाते हैं। और फिर अधिकतर फ्रेश होते 1 बजे तक, फिर थोड़ी देर रेस्ट की जरूरत है ही है। अच्छा, दिन में थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट करता हूं मैं, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं इतना जल्दी सोना, तो ये भी गलत। सपोज कि दिन सवेरे नाश्ते के बाद थोड़ा आपको लगे कि 15-20 मिनट आप रेस्ट कर लो, कोई हर्जा नहीं। फिर से आप आफ्टरनून में भी भले हाफ एन आवर सो लो। अच्छा, क्योंकि मेडिकल साइंस भी बोलता है कि एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स नींद की जरूरत है। हम मेडिटेशन करते तो 7 आवर्स तो सोचना ही पड़ेगा जी। वैसे भी आपके 7 आवर्स ही हुए। हाँ, हाँ, हम 9:30 सोते हैं, 9:30 10। तो हाँ, नहीं, 9:30। ब्रेकफास्ट में थोड़ा फिर है ना फ्रेश होके उठ जाने का तुरंत। बहुत लंबा नहीं सोचो, दिन की नींद है ना, वो 2 घंटा नहीं सोने का। नहीं 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 नहीं, जस्ट 15 मिनट्स। 45 मिनट्स ठीक है, 45 मिनट्स बुरा नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, ओम शांति। ओम शांति भाई, थैंक यू सो मच भाई। ओम शांति। आपने अगर रिकॉर्ड किया है ना तो यूट्यूब पे भी डाल देना, यूट्यूब पे भाई डाला जी ये ऑलरेडी यूट्यूब में है। है। जब से आपने शुरू किया, शुरुआत के सिर्फ 5 मिनट थोड़े से मिस हुए होंगे, पर लाइव यूट्यूब कब से चल रहा है। नहीं नहीं, मेरी भी एक छोटी चैनल है, उस पे भी हम लोग डाल देंगे। हाँ जी जी भाई जी, थैंक यू सो मच। दीज आर द फ्लावर्स फ्रॉम लेगोस फॉर यू। Lots of good wishes and gratitude. You have made small time for all of us. हमारे लिए समय निकाला रात के इस समय। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। फिर से मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी को शुक्रिया करेंगे। आप सब वीडियो ऑन रखें और एक गीत पे हम साइलेंस में बाबा को याद करेंगे। आप बिल्कुल आप दो मिनट। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान
आंगन में पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में, तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। Om Shanti. Thank you for being connected. It was very short and nice sharing, isn't it? It was nice. Yes, the brother is very experienced और बहुत ही powerful है। कल भी हमारी celebration योगा डे के विषय में रहेगा और tomorrow morning soon after Murli we'll have Dr. Damini, who is a very famous singer now, who is from the Gujarat centers and busy in some service projects in Gujarat, and she is going to be connected with us और वो हमको लगभग आधा घंटा समय देकर अपना अनुभव युक्त योग की विधियों के बारे में शेयर करेंगे। शाम को डॉक्टर सुजाता, who is going to really make us do some exercise, some Zumba and something. So evening यही समय पे हम डॉक्टर सुजाता ग्लोबल हॉस्पिटल से जुड़ेंगे हमसे, और फिर सुबह डॉक्टर दामिनी जी आफ्टर मुरली हम सबसे जुड़ेंगे। So be connected. आज फादर्स डे भी है, स्पेशल फादर्स डे to all of you. There is a father who cares and who is responsible of the house in everyone. So happy Father's Day to all of you. I think I should give so much to all the Vasan Bhai and then Sadanand Bhai, Rajkumar Bhai, especially everyone. And at the same time, सभी भाई बहन शरीर के तौर पे है, पर आत्मिक रूप में सभी मास्टर फादर है ही, परम पिता परमात्मा की संतान, सभी मास्टर फादर है। तो फादर का मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्यार देना, पालना देना। तो ऐसे अपने स्नेह देना, अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा दिल का स्नेह ही देना है। तो सबको दिल का स्नेह देते हुए सब दिलों को बाबा दिलाराम से जोड़ने वाले आप सब मास्टर फादर्स को हैप्पी हैप्पी फादर्स डे।
Thank you. Happy Father's Day to you as well. Happy sister. Father's Day. मैं Thank you. कमलेश का इसका मुरली का आईडी ना, तो I Yes, want to I will listen share. to Sister Right. Damini. Very good. Yeah, She sings yeah, very, sure. she sings very well. Yeah, She she's. sings very well. हाँ जी। So आज शाम के नुमा शाम के योग में 6 to 8 we will experience and celebrate Father's Day with our Supreme Father. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. शांति शांति।